जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। और आज हम समझेंगे हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय को। साथ ही हम समझेंगे कि किसी भी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों किसी साहित्य को पढ़ते हैं, उसे जानने का हम प्रयास करते हैं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और समझते रहिए हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय को। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास समझ लेते हैं हम। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, इसका प्रारंभ किसने किया, इसका लेखन किसने प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम कार्य फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी द्वारा प्रारंभ किया गया। इनकी रचना इस्तवार द ला एंदोई हिंदुस्तानी है। यह ग्रंथ दो भागों में 1839 एवं सन 1847 में प्रकाशित हुआ। यद्यपि गार्ता दतासी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां थी, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारशिला अवश्य इस ग्रंथ में रखी गई। वर्तमान में हम जिस हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रमाणित काल विभाजन के रूप में विभक्त कर काल के नामकरण पर किए गए हैं। आपने इतना समझ लिया है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास की जो परंपरा है ये किसने प्रारंभ किया, तो एग्जाम में किस तरह के सवाल किए जाते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, स्कूली छात्र हैं, तब भी यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम कार्य किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए गार्ता दतासी ने। साथ ही गार्ता दतासी की रचना या ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इस्तवार द ला एंदोई हिंदुस्तानी। और यह जो गार्ता दतासी है वो कौन से विद्वान थे, तो आपको याद रखना है ये फ्रेंच विद्वान थे। साथ ही इनकी जो रचना है या ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो आपको याद होना चाहिए दो भागों में 1839 और 1847 में यह जो ग्रंथ है दो भागों में प्रकाशित हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह यह है कि आज जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं ये किसके द्वारा रचित है, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास दिया गया उसे हम पढ़ते हैं। और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति भी कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आपको पता है मनुष्य तो हमेशा आगे बढ़ता है, फिर हम क्यों पीछे मुड़कर किसी साहित्य को देखें, उसके इतिहास को क्यों देखें। कई बार हमारे मन में ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है ना कि हमें साहित्य के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है, इसका जवाब ये है, देख लीजिए। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास कहा जा सकता है। जनता की मानसिक वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आता है। साहित्य के मूल में परिवर्तन सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के माध्यम से हम उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों को जान पाते हैं। साथ ही हम यह समझ पाते हैं कि अतीत में वो कौन सी गतिविधि की गई जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए, और वह कौन सी गतिविधि है जिसका परित्याग करना चाहिए, जिसके द्वारा एक स्वस्थ एवं सुखमय समाज का निर्माण हो सके। तो आप, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब हमें साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। यदि आपसे कोई सवाल करे कि आप साहित्य के इतिहास को क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों पढ़ते हैं या क्यों जानते हैं, तो आपके पास जवाब बिल्कुल होगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज की सारी गतिविधियां उस साहित्य में, सामूहिक गतिविधियां उस साहित्य में निहित होती है, जिस कारण हमें उस समय के समाज को समझने की, हमें
क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, उस समय के साहित्य को या गतिविधि को हम समझ पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं। चलिए आगे अब समझ लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया। 1 नंबर का प्रश्न हो, 2 नंबर का प्रश्न हो, इसमें पूछा जाता है। कई बार उनका जो सन या संवत पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया गया। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो समय सीमा है वह है सन 993 से 1318 तक। जिसे हम संवत के रूप में देखें तो 1050 से 1375 तक। वही दूसरा जो काल है वह है पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो समय सीमा है वह है सन 1318 से 1643 तक। यदि हम संवत के रूप में देखें तो 1375 से 1700 तक। अगला जो काल है तीसरा जो है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी समय सीमा है सन 1643 से 1843 तक। संवत के रूप में देखें तो 1700 से 1900 तक। और अंतिम जो हिंदी साहित्य का जो काल है वह है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है सन 1843 से लेकर आज तक। और यदि हम संवत के रूप में देखें तो 1900 से आज तक। और मुझे उम्मीद है आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वह भी बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं आधुनिक काल का विभाजन। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को तो देख लिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तब तो आपको 4 लिखना है। मगर यह यदि प्रश्न किया जाए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है सन 1850 से 1900 तक। दूसरा है द्वैध युग, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1920 तक। अगला जो युग है वह है छायावादी युग, जिसकी समय सीमा है 1920 से 1936 तक। अगला जो युग है वह है प्रगतिवादी युग, जिसकी समय सीमा है सन 1936 से 1943 तक। अगला जो युग है वह है प्रयोगवादी युग, जिसकी समय सीमा है सन 1943 से लेकर 1950 तक। और अंतिम जो है आधुनिक युग का जो काल विभाजन का अंतिम जो युग है वह है नई कविता, जिसकी समय सीमा है सन 1950 से लेकर आज तक। यह तो हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सामान्य परिचय है, साथ ही उसका काल विभाजन है। अब ये सभी जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले जो युग है, चाहे वो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हो, हम इसे इन सभी कालों को समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।